अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर शुरू करेंगे वो है वेरिएशंस से रिलेटेड और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड, और हम एक्शन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, आयलर लेग्रांज इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछला लेक्चर जो था वो हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था। उसमें हमने ये लेवलेस थ्योरम किया था और यहाँ से हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के कैनोनिकल होने के लिए एक कंडीशन निकाली थी, दैट द जैकोबियन ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स एंड द प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स which can be written as partial qp by partial small q small p, where capital Q capital P they are the new canonical coordinates and small q small p are the old coordinates that must be equal to 1, that must have the value 1. और आफ्टरवर्ड्स हमने थोड़ी सी बात की थी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के बारे में कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस क्या है। एनालिसिस का एक हिस्सा है, ठीक है, कैलकुलस का एक हिस्सा है और ये डील करता है फंक्शनल्स से। फंक्शनल्स क्या होते हैं? फंक्शनल्स के बारे में हमने बात की थी कि फंक्शनल्स जो हैं वो ऐसे फंक्शंस हैं जो सेट ऑफ फंक्शंस को रियल नंबर्स में मैप करते हैं, ठीक है जी, ये बात की थी। फंक्शनल्स की बात कर ली, फिर हमने ये कहा कि हमें किस किस्म के फंक्शनल्स ऐसे हैं, कौन से फंक्शनल हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। वो फंक्शनल्स हैं कि या तो जो भी वैल्यूज उसके ऊपर डिपेंडेंट हो उनको एक्सट्रीम तक ले जाएं, मैक्सिमाइज कर लें या मिनिमाइज कर लें, ठीक है। एक्सट्रीमम फंक्शंस जो हैं, बल्कि एक्सट्रीमम फंक्शनल्स हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। हम एक्सट्रीमल फंक्शनल्स पे इंटरेस्टेड होते हैं, उनके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं कि जी कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो रही है। या फिर हम स्टेशनरी फंक्शंस के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। स्टेशनरी फंक्शंस कौन से होते हैं? जो टी से टी नॉट तक ही रहे, टी से उस अब इंस्टेंटेनियस जिसको कह सकते हैं ना, कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो हो जाए, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो हो जाए, ऐसे फंक्शन स्टेशनरी फंक्शन है। यानी फंक्शन में टाइम के लिहाज से अगर आप चेंज को मेजर करो, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो स्टेशनरी फंक्शन है। उसके अलावा हमने थोड़ी सी आगे बात की, हमने एक्शन प्रिंसिपल की बात की कि एक्शन प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये मैं इस लेक्चर में भी वो चीज़ थोड़ी सी रिवाइज करना चाह रही हूँ और वो चीज़ दोबारा लेके आना चाह रही हूँ जो पिछले लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे मैं उसको रिपीट करूंगी। वेरिएशनल प्रिंसिपल या एक्शन प्रिंसिपल है क्या? एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज होता है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ साइंटिफिक, यानी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये यूज होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में। और यूज क्यों होता है, क्या करता है ये अब इसकी इंपॉर्टेंस आ रही है, ठीक है। ये तमहीद ही बांधी है कि जी साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में? क्या करता है जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज हो? Which develops general methods for finding functions which minimize or maximize the values of quantities that depend on those functions. अब functions हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वांटिटीज हैं, ठीक है जी। अब उन क्वांटिटीज की कुछ वैल्यूज हैं, फंक्शंस हैं हमारे पास जिसके ऊपर कुछ क्वांटिटीज डिपेंडेंट हैं। अब उन क्वांटिटीज को या तो हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो या मिनिमाइज करना चाह रहे हो, तो हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं और वो प्रिंसिपल है वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब वेरिएशंस हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो छोटी चेंजेस हैं चाहे वो बड़ी चेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रिंसिपल के जो ऐसे फंक्शंस हमें ढूंढ के दे कि वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं, जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, वो या तो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, उसको हम कहते हैं कि जी ये एक्शन प्रिंसिपल है, ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है। दो नाम हैं उसके, एक्शन प्रिंसिपल आ जाए तब भी वही है, वेरिएशनल प्रिंसिपल आ जाए तब भी वही बात है। वेरिएशनल प्रिंसिपल है क्या? एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में यूज होता है और करता क्या है? मेथड बताता है क्या? बनाता है, डेवलप करता है मेथड को, निकालता है मेथड्स। किसके मेथड निकाल रहा है? ऐसे फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि जिस पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज हैं वो या तो मैक्सिमाइज वैल्यू दे दें या मिनिमाइज वैल्यू दे दें। फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं हो,
फंक्शन पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज हैं वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो। ठीक है, फंक्शन एज सच रहेंगे, वो फंक्शन निकालेगा कि जिस पे डिपेंडेंट वैल्यूज जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक डिपेंडेंट वैल्यू है, हम कहते हैं कि जी ये करें कि हमारी जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो है एफ स्क्वायर। ठीक है, अब कोई ऐसा, ये एफ जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और एफ स्क्वायर जो है ये डिपेंडेंट वैल्यू है, एल जो है वो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये नया फंक्शन है एल ऑफ एक्स। कोई ऐसी वैल्यू निकालें जी कि कोई ऐसा एफ निकालें कि एफ स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करेंगे। या हम कहते हैं कि कोई ऐसा एफ निकालें कि जो टी ऑफ एक्स है डेट इज एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2f ऑफ x जो है ये मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अब ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए कि जो ये फंक्शन निकाल दे f ऑफ x, यहां पे भी ये फंक्शन निकाल दे f ऑफ x। पहली सूरत में ऐसा फंक्शन f ऑफ x निकाले कि lx शुड बी मैक्सिमाइज। ऐसा फंक्शन निकाले कि जो एल ऑफ एक्स है, जो फंक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो मैक्सिमाइज हो जाए। और दूसरी सूरत में ऐसा एफ ऑफ एक्स मुझे चाहिए कि टी ऑफ एक्स शुड बी मिनिमाइज, मिनिमम। पहली सूरत में मुझे ऐसा एफ ऑफ एक्स चाहिए कि जिसका स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखे। दूसरी सूरत में मुझे ऐसा एफ ऑफ एक्स चाहिए कि जिससे ये जो मेरा टी ऑफ एक्स नया बन रहा है फंक्शन, जो फंक्शन डिपेंडेंट फंक्शन है, वो मिनिमम हो जाए। तो ऐसे फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक प्रिंसिपल मिलता है कि जो ये फंक्शन हमें निकाल के देगा। ठीक है, कि जिस पे डिपेंडेंट की जो क्वांटिटीज हैं एल ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स जिस पे डिपेंडेंट है, ऐसा फंक्शन निकाल के देगा कि एल ऑफ एक्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा फंक्शन निकाल के दे सकता है जिससे टी ऑफ एक्स मिनिमम हो सकता। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक और एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल दे दी गई है कि जी एक चेन है जो कि दो एंड्स पे सस्पेंड हुई है। ये एक एंड है ए और एक एंड है बी, इनके दरमियान आपने एक चेन लगा दी है और हम चाहते हैं कि शेप जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और ये भी है कि ये जो चेन है ये जाहिर है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ही कहीं बांधी गई है, तो ग्रेविटी जो है वो भी एक्ट कर रही है इस चेन पे और वो इस चेन को नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अगर आप इस ग्रेविटी को ओमिट कर दो और ए और बी के दरमियान एक चेन आप टांग दो यहां से यहां तक, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये भी हो सकता है कि वो चेन इस शेप में हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो चेन स्ट्रेट लाइन की सूरत अख्तियार कर ले अगर हम ग्रेविटी को निकाल दें, ये भी हो सकता है कि वो चेन ऐसे हो, ये भी हो सकता है वो चेन ये वाला कर्व बना ले, वगैरह वगैरह, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो क्या होगी शेप चेन की? जाहिर है बाकी सारी जो हैं शेप्स वो तो हम ओमिट कर देंगे। अब ये वाली शेप जो लेट अस से मैं कहती हूँ ये कर्व 1 है C1, ये जो ऊपर नीचे का ये कर्व 2 है C2, ये वाला कर्व जो है ये C3 है और ये वाला कर्व है C4। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, मैं कहती हूँ ग्रेविटी जो है वो C3 वाली साइड पे ना एक्ट कर रही है, वो उसको C3 वाली साइड पे खींच रही है। तो ये जो C1, C2 और C4 वाले चांसेस हैं वो तो खत्म, C1, C2 और ये C3 है और ये C4 है, ये C1 और C2 वाले चांसेस तो खत्म हो गए, रह के जाता है या तो C3 होगा या C4 होगा। अब शेप क्या होगी? या तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, कि वो ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगी चेन, या ये हो सकता है कि वो थोड़ी सी ढलक जाए ग्रेविटी के तहत। इट डिपेंड्स कि चेन जो है वो कितनी लंबी है, लेंथ ऑफ द चेन क्या है।
तो वेरिएशनल प्रिंसिपल आपको वो शेप देगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो मिनिमाइज कर दे, कम से कम ग्रेविटी उस पर अफेक्ट करे, वो वाली शेप आपको दे सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जो था वो क्या था कि डेरिवेशन ऑफ लेग्रांज इक्वेशन जो है वो हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, हमने की थी डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से। ठीक है, और आप याद करें कि उसमें हमने किया क्या था कि डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लिया था, उसके अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डाले थे, उससे रिलेटेड जनरलाइज वेलोसिटीज डाली थी, जनरलाइज मोमेंटा डाले थे, और छोटी छोटी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स थी। ठीक है, वो इंक्लूड की थी। और लिया हमने क्या था, हमने ये कहा था कि ये इंस्टेंटेनियस स्टेट में, यानी कि टी से हमने थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी दिखा दी थी कि इंस्टेंटेनियस स्टेट उसी वक्त ये सारा कुछ हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है। इंस्टेंट हो रहा है का मतलब उसी वक्त हो रहा है। टी को हमने तकरीबन 0 ही ले लिया था, तभी तो वो सारे डेरिवेटिव्स वगैरह बीच में इंक्लूड हुए थे। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्टेट हमने सिस्टम की ली थी, उसमें थोड़ी थोड़ी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स ली थी और डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाया था, और वहां से हमने लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। अब क्या ये पॉसिबल है कि लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली जाए और ऐसे निकाली जाए कि हम इंस्टेंटेनियस टाइम ना लें, इंस्टेंटेनियस स्टेट ना लें सिस्टम की? वो भी पॉसिबल है। ये हो सकता है कि हम लेग्रांज इक्वेशन एक ऐसे प्रिंसिपल से निकालें जिसमें सारा का सारा टाइम इंक्लूड हो। टाइम, इनिशियल टाइम से लेके t0 से लेके किसी और टाइम तक, वो सारी की सारी जो वेरिएशन हो रही है, सारी की सारी चेंजेस आ रही हैं, वो सब के सब इन्वॉल्व हो। कहाँ से? t0 से t1 तक जितनी चेंजेस आ रही हैं, टाइम, इनिशियल टाइम से एक खास टाइम तक t1 तक जितनी चेंजेस आ रही हैं इस सिस्टम में, वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाए और लेग्रांज इक्वेशन निकला। तो एंटायर मोशन फ्रॉम द एक्चुअल मोशन टेक्स प्लेस, उसका जो प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि एक्चुअल मोशन हो ही रही है ना डायनेमिकल सिस्टम में, वहां से एंटायर मोशन निकाले। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल प्रिंसिपल है या हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, और वो हम पढ़ेंगे आगे कि जी ये कैसा प्रिंसिपल है, कैसी चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि आयलर लेग्रांज इक्वेशन निकालते हैं, और आयलर लेग्रांज इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? वेरिएशनल प्रिंसिपल से निकालेंगे। ठीक है जी, आयलर लेग्रांज इक्वेशंस। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है? लेट a x1 y1 एंड b x2 y2 इन ए कार्टेशियन प्लेन। हम कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, और पहले को हम a का नाम दे रहे हैं, दूसरे को हम b का नाम दे रहे हैं। पहले तो जी यहाँ पे मैं बनाती हूँ ना, ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो मैं कहती हूँ जी ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हैं a x1 y1 और b x2 y2, किस में है? इस कार्टेशियन प्लेन में है। सपोज दैट f x y y prime is a known functional form of the variables x y and y prime। हम कहते हैं कि ये x y कार्टेशियन प्लेन हमने लिए, इसके अंदर कोई भी पॉइंट जो है वो p x y है, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट इसके ऊपर इस प्लेन के अंदर है, उसको 2 कोऑर्डिनेट्स शो करेंगे, एक कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट y है। और इसी ज़मन में हमने ये 2 पॉइंट्स भी कंसिडर किए कि एक कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b के x2 y2 है। ये हमें पता है कि कोई भी पॉइंट हो कार्टेशियन प्लेन में वो x y से डिनोट होता है। हम कहते हैं एक फंक्शन है और फंक्शन ऑफ द फंक्शंस है। क्यों? इसलिए कि यूजुअली आर y इज डिपेंडेंट ऑन x। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट है वेरिएबल x, एक y है जो कि x डिपेंडेंट है, और एक y प्राइम है। y प्राइम क्या होता है? y प्राइम जो होता है वो dy by dx होता है। अगेन चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ x।
Why? Because y is a function of x. That's why this y prime is a function of x. ठीक है ना? तो अगर ये फंक्शंस हैं, x तो फंक्शन नहीं है, y भी फंक्शन है और y प्राइम भी फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है जो x, y और y प्राइम पे डिपेंडेंट है, ये क्या बना? डेट इज ए फंक्शनल। फंक्शनल है और जाहिर है वो x, y और y प्राइम को कोई ना कोई रियल नंबर अलॉट करेगा। इट अलॉट्स ए रियल नंबर। ठीक है, ये वो फंक्शनल क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस रिलेशनशिप को एक रियल नंबर अलॉट कर देता है। हमने सपोज किया कि एफ एक्स वाई वाई प्राइम एक नॉन फंक्शनल है और ये नॉन फंक्शनल किसका है? एक्स वाई और वाई प्राइम का। हम कहते हैं कि अगर एक कर्व है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है और उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू वाई एक्स, वो कर्व कैसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेट अस अज्यूम, विच टाइप इज दैट कर्व? हम कहते हैं वो कर्व है सी। ठीक है, हम कहते हैं एक ऐसा कर्व है सी जो ए और बी को ज्वाइन करता है और उसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू वाई एक्स है, y इक्वल टू y ऑफ x1 इक्वल टू y1 एंड y इक्वल टू y2 ऑफ y ऑफ x2 इट इज इक्वल्स टू y2। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली क्या है? इफ y इज y ऑफ x देन y1 इज y ऑफ x1 एंड योर y2 इज y ऑफ x2। ठीक है जी, अगर ये दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं तो इंटीग्रल I क्या है? इंटीग्रल x1 टू x2 f x y y प्राइम dx that has the definite value। कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू होगी। डेफिनेट वैल्यू क्यों होगी? इसलिए कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। आप x को वेरी करा रहे हो फ्रॉम ए डेफिनेट वैल्यू टू अनदर डेफिनेट वैल्यू। आप ये सारी चेंजेस देख रहे हो x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 के दरमियान। ठीक है, ये देखो ना, ये x1 है और ये x2 है और ये जो कर्व जो है ये y ऑफ x1 से स्टार्ट हुआ है, y ऑफ x2 पे एंड अप हुआ है और दरमियान में जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो बीच में इंक्लूड हुई हैं और ये कर्व बन गया है। और कर्व से रिलेटेड हमने एक फंक्शनल दिया है एफ एक्स वाई वाई प्राइम, वेयर वाई प्राइम इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो फंक्शनल है, इस सारे फंक्शनल को हमने इंटीग्रेट किया है, यानी सम अप किया है फ्रॉम x1 से x2 तक। और अगर ये सम अप हमने किया है तो इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू तो होगी। The value of the integral will change as we vary the form of the curve from A to B। क्लियर कट बात ये है कि अगर हम फॉर्म ऑफ द कर्व चेंज करेंगे जो A से B के दरमियान है तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? इसलिए कि लेटस से, अब आप यही चीज यहाँ पे देख लो, ये A है, ये B है और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के x2 y2। और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके दरमियान कैसे कर्व पॉसिबल है? एक तो ये वाला कर्व पॉसिबल है। ठीक है, इस पे अगर आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट का क्या मतलब है कि इस कर्व को जो पॉइंट्स जोड़े हैं x1 से x2 के दरमियान, यानी जो y की वैल्यूज आ रही हैं उनको आपने सम अप कर लिए। ठीक है, तो ये जितने सम अप हुई हैं वो सारी इंटीग्रल के अंदर आएंगी। अच्छा, अब मैं कर्व चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ जी ये इधर को नहीं जा रहा, ये इधर को जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब y जो है y1 से y2 के दरमियान ये वैल्यूज हैं, ये कुछ और होंगी। जब आप सम करोगे आंसर कुछ और आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ x के लिहाज से दे रही हूँ, y के लिहाज से नहीं दे रही हूँ। अगर मैं कहूँ जी f ऑफ x जो है आपके पास x स्क्वायर है, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको इंटीग्रेट करो। मैं कहती हूँ कि जी ये जो कर्व है a से b के दरमियान,
ये ए है मेरा, ये बी है मेरा, और ये जो कर्व है ए से बी के दरमियान ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को शो कर रहा है। दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप इंटीग्रेट करोगे, लेट अस से कि ए का 0.1 समथिंग है और बी का 0.2 समथिंग है, ठीक है। समथिंग डिपेंड्स ऑन वाई, क्योंकि अब मैंने वाई को चेंज कराना है इसलिए मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही हूँ, वरना ए 1 होता और बी 2 होता। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ फ्रॉम 1 to 2 dx, 1 to 2 dx, x cube over 3, 1 to 2, 8 over 3 minus 1 over 3 which is 7 over 3। ये मेरे पास वैल्यू आ गई इस कर्व की, ठीक है, इस इंटीग्रल की। क्यों? क्योंकि कर्व मेरा एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। हो सकता है कि इस फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ y भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो उसी टाइप का बन जाए। अच्छा, अब मैं इस कर्व को चेंज करती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि जी दूसरा मैंने ले लिया जी इन दोनों के दरमियान कर्व, y इक्वल टू, कैसा ले लूँ कैसा ले लूँ कैसा ले लूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब। a 1 है, b 2 8 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट या चलें b 2 4 ही रखते हैं, a 1 रख लेते हैं, b 2 4 रखते हैं, और इसके दरमियान मैं दूसरा कर्व ले रही हूँ जो ऐसे करके ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो एक वैल्यू रख रहा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी वैल्यू रख रहा है। अब आपका इंटीग्रल कैसा होगा? आप कहते हो जी 1 से लेके, ये चले मैं एक और जरा डिफरेंट कर्व ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और कोई ऐसा कर्व जिसमें 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, भाई a 1 ही हो और b 2 4 आ जाए। मैं कहती हूँ जी ये ऐसा कर्व है जो कि x अगर 1 है तो आंसर इसका f ऑफ x जो है वो 1 है, और 1 से लेके 2 तक 1 लेस देन f ऑफ x, x लेस देन 2, इसकी f ऑफ x जो है वो बराबर आ जाए 1 + 3 के, ठीक है। 1 पे तो 1 ही रहे, f ऑफ x इक्वल टू, यानी यहाँ पे f ऑफ x मैं कहती हूँ इक्वल टू, मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, 1 है व्हेन x इक्वल टू 1, और f ऑफ x है x + 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने नया कर्व डिफाइन कर दिया। अब इसके लिए जब आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे 1 to 2 f ऑफ x dx, तो वो क्या होगा? वो होगा जी इंटीग्रल 1 से 2, अब 1 पे तो 1 ही है, ठीक है। 2 पे देखें, 2 1 से बड़ा है, x + 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस के साथ मैं कर लेती हूँ, 1 + 0 से लेके 2 तक है, ठीक है, लिमिटाइज इसको कर लिया। अच्छा जी dx, और ये आ जाएगा जी x²/2 + 3 फ्रॉम 1 + 0 to 2, और जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगी तो 4/3 माइनस क्या आ जाएगा जी 4/2 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब देखेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू ही डिफरेंट है। जब आप f ऑफ x की बजाय x + 3 लगा रहे हो तो आपके पास आंसर 3/2 आ रहा है, और जब आप f ऑफ x की बजाय x² लगा रहे हो तो आंसर आपको 7/3 आ रहा है। हालांकि ये भी तो ऐसा ही कर्व है, जब a पे है 1 वैल्यू और a से थोड़ा सा आगे गया तो 1 + 3 वैल्यू आ गई, वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। तो खैर ये दो कर्व्स हैं जो a और b के दरमियान है। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंटली वी मे एक्सपेक्टेड, अच्छा ये मैंने तो खैर एग्जांपल के तौर पे आपके लिया है, लेकिन बहरहाल आपके पास ऐसे भी दो कर्व्स हो सकते हैं जिनका एंडिंग पॉइंट एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल मैं अब लेटर से मैं एक और ले लेती हूँ वैल्यू। अब मैं एक और वो इस तरह से ले लेती हूँ a और b। मैं कहती हूँ a आपका है 0 0 और b आपका है 1 1। अब इसके दरमियान कर्व क्या बन सकता है? y = x एक कर्व है जो इनके दरमियान आराम से बन सकता है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक और कर्व है जो इनके दरमियान फंक्शन हो सकता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब एक और कर्व है जो कि इनके दरमियान फंक्शन को शो करेगा। ठीक है, when a is 0 y is 0, when b is 1 y is 1, और ये कुछ और ऐसे करके जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये सारे इनके दरमियान के हैं। अच्छा, y इक्वल टू 1/x² जब मैं रखूं तब भी मेरे पास यही इसी टाइप का आ जाएगा, 1/x²। 1/x² तो नहीं आएगा, ना ही 1/x आएगा क्योंकि वो 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तीन अगर आप फंक्शन देखो, f1 आपके पास है x, इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आ जाएगी x²/2। जब 0 से 1 के दरमियान करोगे तो आपके पास हाफ आ गई वैल्यू। और f2 आपके पास है x², जब इसको इंटीग्रेट करोगे 0 के और 1 के दरमियान x² dx को तो x³/3 आ जाएगा। 0 से 1 तक 1/3 वैल्यू आ गई। और जब आप f3 लोगे डेट इज x³ और इसको इंटीग्रेट करोगे x³ को 0 से 1 के दरमियान dx, x4/4 आ जाएगी विच इज 1/4। तो आप देखो कि यहाँ पे हर फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करते हो तो डिफरेंट वैल्यू देता है। तो यही बात उसने ये की है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन जनरल कोई ऐसा कर्व होगा, जो हम कर्व को चेंज करेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। कर्व ए से बी के दरमियान रहेगा, कर्व क्योंकि चेंज हो जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शनल चेंज हो जाएगा, आपका इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन जनरल कोई ना कोई कर्व ऐसा होगा कि जहां पे आई स्टेशनरी होगा, यानी di/dt 0 हो जाएगा, आई स्टेशनरी हो जाएगा, आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और कंपेयर्ड विद द वैल्यू अलोंग नेबरिंग पॉइंट्स, क्या हम नेबरिंग पॉइंट्स के लिहाज से हम कहते हैं कि अच्छा जी एक कर्व तो बन रहा है लेकिन एक और कर्व है कि जो इन्हीं पॉइंट से गुजरता है और जिसके लिहाज से हमारा जो कर्व इंटीग्रल है वो स्टेशनरी हो गया। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इस टाइप के कर्व से रिलेटेड है। हमने ये बात पहले भी की थी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स को पसंद करती है। हम कहते हैं कि एक पाथ है सी बार जहां पे आई जो है वो स्टेशनरी हो जाता है और उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी y प्राइम इक्वल टू y बार इक्वल टू y बार x है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे ही मैं बना दूं, कहाँ बनाऊं, हम कहते हैं c बार एक ऐसा कर्व है कि जिस पे i जो है वो स्टेशनरी हो जाता है और c बार की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू y बार x है। ये है जी एक कर्व c बार, हम कहते हैं ये कर्व है c बार और c बार जो बन रहा है वो y बार से बन रहा है विच इज इक्वल्स टू y बार ऑन x। और इसके ऊपर ये c बार एक ऐसा कर्व है कि जो हमारे i को स्टेशनरी कर रहा है। ठीक है, c बार एक कर्व है जिसपे i स्टेशनरी हो जाता है और ये उसका नेबरिंग कर्व है c। नेबरिंग कर्व क्या होता है, जिसका c बार से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो। और c जो है, c हमारा डिफाइन होता है y इक्वल टू y ऑफ x। तो अगर ये एक नेबरिंग कर्व है तो y ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y ऑफ x को मैं लिख सकती हूँ y बार x प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ईटा ऑफ x। ये जो सिंबल है ये वाला, इसको हम कहते हैं इट इज ईटा, ETA, ईटा, दिस इज द सिंबल ऑफ ईटा। अब जो एप्सिलॉन है, दिस इज एप्सिलॉन, EPSILON। एप्सिलॉन जो है वो बहुत स्मॉल है और ईटा जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है और ईटा ऑफ x1 और ईटा ऑफ x2 जो है वो 0 है, ताकि ये रहे कि ये ना हो कि ये कर्व जो है वो x2 पे जाके कोई और ही वैल्यू दे दे, y2 ना आए कुछ और आ जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि ईटा ऑफ x1 और ईटा ऑफ x2 दोनों 0 है। ठीक है, इस किस्म का कर्व है कि जो y
इक्वल टू वाई बार प्लस ईटा एप्सिलॉन ईटा पे डिपेंडेंट के बराबर है, ठीक है। और ईटा जो है आर्बिट्रेरी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ईटा x1 पे हो तब भी आंसर 0 आएगा, ईटा x2 पे हो तब भी आंसर 0 आएगा। और y और y प्राइम क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट्स दोनों के एक जैसे हैं, बराबर हैं। अब ये जो वैल्यू i की है जो आप c के अलोंग लेंगे, क्या है? फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन है। फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन है तो किस फॉर्म का होगा? क्यों भाई फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन क्यों होगा? इसलिए कि एप्सिलॉन बीच में इंक्लूड हो रहा है, जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन ही आएगा। अब आई एप्सिलॉन क्या है? इंटीग्रल x1 से x2 f ऑफ x y प्राइम dx। आई ऑफ एप्सिलॉन क्या है? कि इंटीग्रल है जो अप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ y प्राइम और x के एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई कहाँ से हो रहा है? x1 से लेके x2 तक, और इस सारे फंक्शन को सम अप कर रहा है। किसके बराबर है? इंटीग्रल x1 से x2 f ऑफ x y की बजाय अब हमारे पास क्या वैल्यू है? y की बजाय अब आपके पास वैल्यू है y बार प्लस एप्सिलॉन ईटा, ठीक है। अगर y की बजाय ये वैल्यू है तो y प्राइम की बजाय क्या होगा? y बार प्राइम प्लस एप्सिलॉन जो है वो स्मॉल है, फिक्स है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी है, एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा। ईटा का हमने कहा था कि इट इज द कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ईटा प्राइम आ जाएगा, तो y प्राइम इसके बराबर है। एप्सिलॉन तो पहले ही छोटी सी क्वांटिटी है और उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, डी एप्सिलॉन बाई डी एक्स लेंगे वो 0 आ जाएगा। ईटा जो है वो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो डिपेंडेंट ऑन x है, एप्सिलॉन तो फिक्स्ड है, ठीक है। एप्सिलॉन इज फिक्स्ड, ईटा इज ए फंक्शन ऑफ x, सो योर y प्राइम इज इक्वल टू y बार प्राइम प्लस एप्सिलॉन ईटा प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे y की बजाय मैं y बार प्लस एप्सिलॉन ईटा लगा रही हूँ, और y बार प्राइम जो है वो एप्सिलॉन ईटा बार है। सिंस द कर्व c बार फॉर विच एप्सिलॉन इज 0 इज टू रेंडर i स्टेशनरी, क्योंकि ये जो कर्व है c बार जिसके लिए एप्सिलॉन 0 है वो i को स्टेशनरी कर देता है। कर्व c बार हमने कहा है कि वो ऐसा कर्व है जो i को स्टेशनरी कर देता है, और c बार कहाँ से हमें मिलेगा? c बार एक ऐसा कर्व है जो फंक्शन ऑफ x y प्राइम और y प्राइम बार है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? i बार 0 इक्वल टू 0, ठीक है। i बार अगर 0 पे अप्लाई होगा इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये i जो है वो हमारे पास ये इंटीग्रल है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। i बार क्या है? i बार वो कर्व है कि जिसका टाइम डेरिवेटिव यानी यही इंटीग्रल कि जिसका आप डेरिवेटिव लोगे, या टाइम डेरिवेटिव तो नहीं होगा, ये x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स एट 0 इट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से आएगा? ये इसी को आप इस i को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, i डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएट होगा, i बार e इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ईटा प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई बार ईटा बार। ये कहां से आ गया भाई? सोचने की बात है ना। देखो y जो है वो फंक्शन ऑफ ईटा है, y बार है वो फंक्शन ऑफ ईटा बार है। फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिहाज से आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, तो क्या आएगा? सॉरी यहाँ पे पार्शियल आई बाय पार्शियल एक्स नहीं, पार्शियल आई बाय पार्शियल ईटा आएगा। अच्छा, फंक्शन का आप डी आई बाई डी ईटा ले रहे हो, ठीक है। डी आई बाई डी ईटा लेने का क्या मतलब है? डी आई बाई डी एप्सिलॉन लेने का मतलब है डी बाई डी एप्सिलॉन ऑफ x1 टू x2 एफ ऑफ x y y प्राइम dx। अच्छा जी, अब ये x1 से लेके x2 तक बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? जाहिर है इंटीग्रल पे तो नहीं अप्लाई होगा। डी बाई डी एप्सिलॉन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम dx आ जाएगा। अच्छा, अब हम ये लेते हैं डी बाई डी एप्सिलॉन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई वाई प्राइम, किसके बराबर आएगा? अब फंक्शन का डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन तो y का और y प्राइम का और x का फंक्शन है ना। पहला तो आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल ईटा, सॉरी पार्शियल एप्सिलॉन, प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल एप्सिलॉन, प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम, पार्शियल y प्राइम बाय पार्शियल एप्सिलॉन। अब x is not dependent on epsilon, so partial f x by partial epsilon must be equal to 0. पहली टर्म तो 0 हो गई। y is a function of epsilon, so जब हम partial y by partial epsilon लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आपको पता है y जो है वो y बार प्लस एप्सिलॉन ईटा के बराबर है, तो partial y by partial epsilon किसके बराबर होगा? ईटा ऑफ x के बराबर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया ईटा टाइम्स पार्शियल f बाय पार्शियल y, और इसी तरह y बार प्राइम y प्राइम जो है वो आपका y बार प्राइम प्लस ईटा बार इंटू एप्सिलॉन के बराबर है, तो पार्शियल y बार बाय पार्शियल एप्सिलॉन क्या होगा? ईटा बार प्राइम ऑफ x। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y बार इंटू ईटा बार, और ये वैल्यू हमने उठा के ये वाली जो है ये इस इंटीग्रल में रख दी है। सो आई बार प्राइम ईटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y बार ईटा बार dx। तो देख लो इसके बराबर है। सो आई बार ईटा किसके बराबर है? तो अब हमारे पास क्या आ गया कि हमारा जो था इंटीग्रल विच वॉज इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x y y प्राइम dx, i डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन था। जब आप डेरिवेटिव ले लेते हो di बाई डी एप्सिलॉन ले लेते हो, यानी कि आप i प्राइम लेते हो, तो आपका जो इंटीग्रल था वो x1 से x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y बार y प्राइम ईटा प्राइम में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे आएगा? ये इंटीग्रल अगर पहले पे अप्लाई करेंगे तो x1 टू x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा dx तो एज इट इज आ गया, प्लस दूसरे वाले आप हिस्से पे आप बड़े आराम से इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हो। कैसे? इसको हम एज सेकंड फंक्शन लेते हैं, इसको एज फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल ऑफ ईटा प्राइम dx, और फर्स्ट का डेरिवेटिव पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम dx। ठीक है जी, और ये सारी जो इंटीग्रेशन हो रही है ये x1 से x2 तक हो रही है, यहाँ पे भी x1 से x2 तक हो रही है, यहाँ पे भी x1 से x2 तक की होएगी, और यहाँ पे भी ओवरऑल x1 से x2 तक हो रही है। तो आपके पास पहला हिस्सा तो एज इट इज आ गया x1 से x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आपके पास आएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम, दो दिस थिंग, इसके ऊपर भी x1 से x2 ही लगेगा, लेकिन एट द एंड में लगाऊंगी। इनफैक्ट ये इंटीग्रल ईटा प्राइम इंटीग्रेट होगा, ईटा आ गया। अब ये सारा x1 से x2 के बराबर है, यानी x1 से वेरी कर रहा है x2 तक। ठीक है जी, माइनस जब इस चीज पे मैं आऊंगी x1 से x2 इंटीग्रल ईटा प्राइम dx ईटा, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y बार dx। ये आपके पास आ गया जी, मेरे पास यही चीज आ रही है। ठीक है, अब ये आ गई। अब नीचे जाते हैं जी। सो जब आप ईटा के ऊपर x1 और x2 अप्लाई करोगे, बाकी फंक्शनल का तो पता नहीं फंक्शन का क्या बना क्या नहीं बना, हमें नहीं पता।
x1 to x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा dx, ये तो एज इट इज आ गया, माइनस जो आखिरी वाला फैक्टर है x1 से x2 d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y बार इंटू ईटा dx, ये भी एज इट इज आ गया। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज, पार्शियल f बाय पार्शियल y बार ईटा ऑफ x2 आ गया, माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y बार ईटा ऑफ x1 आ गया। अब जो ईटा ऑफ x2 है ये भी हमने जीरो कहा था और ईटा ऑफ x1 भी हमने जीरो कहा था, टू एंश्योर दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व वुड रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो i प्राइम है वो x1 से x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा dx माइनस x1 से x2 d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y बार ईटा dx तक पहुंच गया। ठीक है जी, सो आपका i प्राइम एप्सिलॉन बन गया इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y ईटा dx माइनस इंटीग्रल x1 टू x2 d बाई dx पार्शियल f पार्शियल y प्राइम ईटा dx। और इसके अंदर से अगर हम ईटा कॉमन निकाल लें और dx कॉमन निकाला जा सकता है, इंटीग्रल कॉमन निकाला जा सकता है, तो आपका i प्राइम बन गया इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाई dx पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इंटू ईटा dx। अब स्टेशनरी होने के लिए हमें क्या चाहिए? For stationary curve, this I prime epsilon it must be equal to 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका x1 से x2 पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y इंटू ईटा dx इट मस्ट बी इक्वल टू 0। किस चीज का इंटीग्रल 0 होता है? याद करें तो हम कहते हैं जी डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ समथिंग इज 0। कब 0 होगा? 0 ये तब होगा अगर पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे y प्राइम है, पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0 होगा विद ईटा। और सिंस ईटा इज स्मॉल बट इट इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ईटा में नॉट बी 0। बाकी हर जगह तो ईटा 0 नहीं है ना, सिर्फ x1 और x2 पे 0 है, इसके अलावा तो कहीं 0 नहीं है। लेकिन ये तो हमें बता रहा है कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रल के अंदर जो भी इंटीग्रेंट है वो इक्वल टू 0 होगा, तभी इंटीग्रल 0 होता है। इंटीग्रेंड 0 है, ईटा नॉन 0 है, तो इसका मतलब ये कि ईटा के अलावा जो बाकी चीज है वही 0 है। पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम जो है वो 0 है आपके पास। और ये देखो तो क्या आ गया, ईटा आर्बिट्रेरी है तो ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू y बार ऑफ द कर्व जो है फॉर विच आई स्टेशनरी, उसका ये सोल्यूशन है। उस कर्व का सोल्यूशन क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y बार माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल टू 0। और इसको हम कहते हैं इट इज द लेग्रांज आयलर लेग्रांज इक्वेशन। लेग्रांज इक्वेशन क्या थी जी आपके पास? लेग्रांज इक्वेशंस क्या थी हमारे पास? थी जी पार्शियल l बाय पार्शियल क्यू आई माइनस d बाय डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इक्वल टू 0। ये और आप देखें ये जो इक्वेशन बन रही है इसको इन अदर फॉर्म अगर लिखें तो पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय डी एक्स ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y बार इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अगर q की बजाय आप y लगा दो और यहाँ पे भी q डॉट की बजाय y डॉट लगा दो तो सेम ये इक्वेशन बन जाती है। इसको कहते हैं ये आयलर लेग्रांज इक्वेशन है।
अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। छोटा सा है, इसी से रिलेटेड है, प्रीवियस से एक्शन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया साथ ही ना। द मोशन ऑफ ए कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम फ्रॉम टाइम t0 to t1 is such that the line integral I is extremum for the actual path known as compared to the neighboring। हम कहते हैं ये एक हॉलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम है, कंजर्वेटिव भी है, ठीक है, कंजर्वेटिव भी है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी फोर्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन सम पोटेंशियल। हॉलोनोमिक है, कंस्टेंट इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल टू जीरो हैं, ठीक है। आपके पास एक कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम है, उसकी मोशन हमने देखनी है, और मोशन कहाँ से कहाँ तक देखनी है? हमारे पास इनिशियल टाइम है t0, वहां से लेके एक स्पेशल टाइम हमें t1 दिया गया है, वहां तक देखनी है। और हम ये कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल I जो है उसको एक्सट्रीमम होना चाहिए फॉर द एक्चुअल पाथ नोन, कि एक स्पेशल पाथ जो हमें मिला है उसके लिए I एक्सट्रीमम होगा एज कंपेयर टू द अदर नेबरिंग पार्ट्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट्स। एक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि L के लिए एक लेग्रानियन आपके पास है, लेग्रानियन को जब आप इंटीग्रेट करो किसी भी टाइम से किसी भी टाइम तक, तो आपके पास एक्चुअल पाथ जो है उसके लिए लेग्रानियन जो है वो एक्सट्रीमम वैल्यू देगा, बजाय इसके कि आप इधर उधर के पाथ से विद द सेम टर्मिनल पॉइंट्स आप और पाथ्स लो और वहां से लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करो, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं देंगे, जबकि इंटीग्रल की हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो I जो है, I ने आपको मैक्सिमम वैल्यू देनी है, एक ऐसा लेग्रानियन देना है L जो एक्सट्रीमम होगा। Therefore, Hamilton's principle state that out of all possible paths by which a point travels from a position at time t0 to another point t1, हम कहते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि सारे पॉसिबल पाथ, जितने भी पॉसिबल पाथ हैं जिससे आप एक पॉइंट t0 से दूसरे पॉइंट t1 तक सफर कर सकते हो, t0 एक स्पेसिफिक टाइम है, t1 एक और स्पेसिफिक टाइम है, t0 और t1 के दरमियान, t0 और t1 से जाने के लिए जितने पॉसिबल पाथ हैं, चाहे आप ऊपर से जा रहे हो, चाहे आप नीचे से जा रहे हो, चाहे आप यूं कर्व बना के जा रहे हो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो, उसमें से, इन सारे पाथ्स में से आपको एक ऐसा पाथ हैमिल्टन प्रिंसिपल देगा, यानी ये वाला प्रिंसिपल जो है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t0 से t1 L dt, कि जहां पे इंटीग्रल की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, एक्सट्रीम वैल्यू होगी, या तो सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, ठीक है, एक ऐसा आपको पाथ मिल जाएगा। Hence the motion is such the variations of the line integral I for fixed t0 and t1 is 0, और उससे क्या होगा? इसका मतलब ये कि वेरिएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, अगर t0 और t1 फिक्स हैं तो उसकी वेरिएशन जो है उनके दरमियान, उसका आंसर 0 आ जाएगा, दैट इज डेल्टा I इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा I 0 आए तो फिर ही ये होगा कि आपको एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन L मिलेगी, और L क्या है? L आपका वही लेग्रानियन फंक्शन है, ठीक है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका I इंटीग्रल t0 टू t1 L dt है इक्वल टू, तो आपका जो चेंज इन I है डेल्टा I, यहाँ पे डेल्टा आना चाहिए, डेल्टा I इज डेल्टा इंटीग्रल t0 टू t1 L dt, डेट मस्ट बी 0, और जाहिर है इंटीग्रल के ऊपर तो डेल्टा नहीं अप्लाई होगा, t0 से t1 तक जो L है लेग्रानियन उसके ऊपर ही डेल्टा अप्लाई होगा और आंसर 0 आएगा। ये है आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, इंटीग्रल प्रिंसिपल कहलाता है। हैमिल्टन प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इंटीग्रल्स प्रिंसिपल, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ।
हैमिल्टन प्रिंसिपल या इंटीग्रल प्रिंसिपल क्या है? हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिकल डायनामिकल सिस्टम है, उसको आप टाइम t0 से t1 तक लें और इस तरह लें कि लाइन इंटीग्रल आपके पास आए आई, लाइन इंटीग्रल आपके पास हो आई, और आई जो है वो इंटीग्रल t0 टू t1 L dt है। L क्या है? लेग्रांजियन ऑफ द सिस्टम है। आपको लेग्रांजियन की जो भी वैल्यूज t0 से t1 तक मिल रही हैं उन सबको इंटीग्रेट कर रहा है और आंसर आ रहा है। ठीक है, और इंटीग्रेट कैसे कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी आंसर आ रहा है वो एक्सट्रीमम वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होगी? एक्सट्रीमम वैल्यू कैसे होगी कि अगर छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं इस इंटीग्रल में, चेंज इन इंटीग्रल आ रहा है, किसी किस्म की वेरिएशंस आ रही हैं, तो सम ऑफ दोज वेरिएशंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कहां पे होगी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ L? कैसे ये देगा एक्सट्रीम वैल्यू कि अगर इस I के अंदर स्मॉल चेंजेस आए, स्मॉल वेरिएशंस आए, तो उन स्मॉल वेरिएशंस का सम 0 हो जाए। t0 से t1 तक उन स्मॉल वेरिएशंस का जो सम आ जाए वो 0 आ जाए। ये आपका है हैमिल्टन प्रिंसिपल। ठीक है, और ये कहता है कि अगर आपके पास I इंटीग्रल t0 से t1 LTD है, वेयर L इज द लेग्रांजियन, तो डेल्टा I यानी कि स्मॉल वेरिएशन इन I दे मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आगे हम इसी की एप्लीकेशन देखेंगे। यहां पे है जी जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच, स्पेशल अप्रोच है। ठीक है, इसको गौर से पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा तो भी हम पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खासा लंबा है टॉपिक। शुरू तो मैं अभी करवा रही हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में हम इसको फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टॉपिक क्या आपका? जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच, यानी कि जनरेट करे फंक्शन को बनाने की अप्रोच, जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच। अब फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ गई, क्योंकि अब तक हम चल ही ट्रांसफॉर्मेशंस पे रहे। ट्रांसफॉर्मेशंस की हमने बात की, कैनोनिकल की और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, फिर अभी हम बीच में ही हैमिल्टोनियन भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है हैमिल्टोनियन से। वहां से अब हम आए हैं जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच पे। ये भी हैमिल्टोनियन निकालने के लिए अप्रोच है। पुराने से नया कैसे बन रहा है भाई हैमिल्टोनियन? कोई ना कोई तो वजह होगी कि पुराने से नया बन जाए। पता क्या ये था कि अब देखो जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने क्या बात की थी कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को प्रिजर्व करती हैं, हैमिल्टोनियन को प्रिजर्व नहीं करती। अच्छा, हैमिल्टोनियन प्रिजर्व नहीं करती तो पुराने से नया हैमिल्टोनियन निकालने का कोई तो तरीका होगा, किसी तरह तो निकलेंगी। इंसान के ज़हन में यही चीज आती है ना, अच्छा ये नहीं कर रही तो कोई तरीका तो होगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो इंसान ने देख ली, पता चल गया हमें कि अच्छा जी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हैमिल्टोनियन प्रिजर्व नहीं कर रही है, लेकिन हैमिल्टन इक्वेशन प्रिजर्व करेंगे। अच्छा जी ठीक है, पता चल गया। तो फिर लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अच्छा पुराना हैमिल्टोनियन और नया हैमिल्टोनियन, उनके दरमियान कोई तो रिलेशन होगा, कोई रिलेशन जो होगा कैसे निकल सकता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे वैलिड हो सकती है। अब यहां उनके ज़हन में आया कि जी कोई ऐसा जनरेटिंग फंक्शन हमें मिल जाए कि जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर दे। अच्छा जी, अब ये गारंटी करने के लिए कि एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जो पुराने कोऑर्डिनेट्स और पुराने हैमिल्टोनियन और नए कोऑर्डिनेट्स और नए हैमिल्टोनियन के दरमियान रिलेशनशिप हमें शो कर दे। ठीक है जी, अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें एक स्पेशल अप्रोच चाहिए। उसको हम कहते हैं जी ये इनडायरेक्ट जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच। अच्छा, अब हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या था? हैमिल्टन प्रिंसिपल ये है कि जी लेग्रांजियन जो है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसका आप इंटीग्रल लोगे, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड हैं तो दोनों को हैमिल्टन का प्रिंसिपल जो है उसको ओबे करना चाहिए।
दोनों को हैमिल्टन का प्रिंसिपल ओबे करना चाहिए, हैमिल्टन प्रिंसिपल को ओबे करना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल, एक्शन प्रिंसिपल जो है या इंटीग्रल प्रिंसिपल को जो है, एक्शन प्रिंसिपल से तो हमने ये निकाला है, तो इंटीग्रल प्रिंसिपल है उसको ओबे करना चाहिए। अब हमने एक्शन इंटीग्रल ओवर द लैग्रांजियन लिया। एक्शन प्रिंसिपल हमारा क्या था? हमारा था इंटीग्रल T0 से T1 L dt, और इसके अंदर जो चेंज था एक्शन प्रिंसिपल हमें कहता है कि इसमें चेंज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कोई भी लैग्रांजियन हो उसके अंदर जो चेंज है उसका सम 0 होना चाहिए। ये आपका एक्शन इंटीग्रल है। तो अगर नए लैग्रांजियन के ऊपर एक्शन इंटीग्रल अप्लाई करो या पुराने पे करो, आंसर 0 ही आना चाहिए। दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स को हैमिल्टन के प्रिंसिपल को ओबे करना चाहिए। ये हमारी कहने की बात है, ये हमने खुद कही। क्यों कही? इसलिए कि हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल पढ़ा और हमने कहा जी लैग्रांजियन जो है उसके अंदर कोई भी चेंज आए, थोड़ी सी चेंज आए, तो उसका इंटीग्रल जो है किसी भी टाइम T0 से T1 के दरमियान वो जो उसके अंदर जो भी वेरिएशन हैं उन चेंजेस का, उन वेरिएशन का जो सम है वो 0 आएगा। अब चाहे वो चेंजेस नए कोऑर्डिनेट्स में हो रही हो, चाहे वो पुराने कोऑर्डिनेट्स में हो रही हो, अगर वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और उनके अंदर हैमिल्टोनियन भी डिफाइंड है, उसके अंदर लैग्रांजियन भी डिफाइंड है, तो ये जो चेंजेस हैं दे मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम पुराने हैमिल्टोनियन को, जाहिर है पुराना हैमिल्टोनियन जो हमारा था उसको कैसे लिख रहे थे हम? इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, हाँ जी जरा देखें हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या था? समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, एल जो है वो आपका क्यू डॉट टी, ये था। ये आपका हैमिल्टन और लैग्रांजियन का रिलेशनशिप है इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से आपने अगर लैग्रांजियन को इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन लिखना हो तो आप हैमिल्टोनियन को इधर ले आओगे, लैग्रांजियन को दूसरी तरफ ले जाओगे, तो आपका लैग्रांजियन इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्यूपी के अंदर जो लैग्रांजियन है वो आपका समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी होगा। इसी तरह जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का क्या रिलेशनशिप है? स्टाइलिश एल जो कि लैग्रांजियन है नए कोऑर्डिनेट्स का, तो उसको अगर आप देखो तो आपका जो नया हैमिल्टोनियन है क्यू पी टी पे डिपेंडेंट, वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस स्टाइलिश एल कैपिटल क्यू डॉट एन टी। ठीक है, पुराना आपका हैमिल्टोनियन जो था पुराने कोऑर्डिनेट्स पुराने लैग्रांजियन पे डिपेंडेंट था, नया आपका हैमिल्टोनियन जो है वो नए लैग्रांजियन और नए कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। अब पुराने हैमिल्टोनियन की इक्वेशन से उसके रिलेशनशिप विद ओल्ड लैग्रांजियन से आप ओल्ड लैग्रांजियन इन टर्म्स ऑफ ओल्ड हैमिल्टोनियन निकाल सकते हो। इसी तरह नए हैमिल्टोनियन और नए लैग्रांजियन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे आप नया लैग्रांजियन इन टर्म्स ऑफ न्यू हैमिल्टोनियन निकाल सकते हो। वो आप दोनों निकाल लोगे और दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को ओबे करेंगे। लेकिन दोनों ऑब्टेन कहां से होंगे? ये जो हैमिल्टोनियन है ये इनवर्स लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेगा, यानी कि ये जो नया आपके पास लैग्रांजियन है पुराने लैग्रांजियन से जो बनेगा उसके और नए लैग्रांजियन के दरमियान एक लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है, वो अप्लाई होगी तो फिर वो दोनों स्टेशनरी होंगे। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कि डेल्टा इंटीग्रल T1 से T2 ओल्ड लैग्रांजियन क्यू डॉट टी, ये था आपका डेल्टा ऑफ T1 से T2 तक। अगर हम दो टाइम लेते हैं T1 पहला और T2 बाद का, तो उनके दरमियान लैग्रांजियन में जो उनका सम है और उस सारे सम की जो चेंजेस हैं वो इक्वल टू 0 आएंगी। और इसी तरह जो नया लैग्रांजियन है उसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा T1 से T2 न्यू लैग्रांजियन ऑफ कैपिटल क्यू डॉट एंड टी, इसके अंदर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे वो भी 0 आएंगी। अब जब पुराने में हम चेंजेस ले रहे हैं दे मस्ट बी इक्वल टू 0, तो पुराने लैग्रांजियन की बजाय आप समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी लिख दोगे। तो डेल्टा इंटीग्रल T1 टू T2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी डी टी इक्वल टू 0।
और इस तरह अगर नए लैग्रांजियन की आप बात करते हो कि टाइम t1 से t2 तक उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो भी 0 के बराबर हैं, उसमें जो वेरिएशन है वो भी 0 के बराबर हैं। तो आपके पास डेल्टा इंटीग्रल t1 टू t2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के क्यू पी टी डी टी इक्वल टू 0 आ गई, क्योंकि क्या आपका नया हैमिल्टोनियन है। अब इन दोनों, इसका मतलब है कि ये दोनों चेंजेस जो हैं वो 0 के बराबर हैं। अगर ये दोनों चेंजेस 0 के बराबर हैं तो वेरिएशनल इंटीग्रल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि लैम्डा टाइम्स समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी इट इज इक्वल्स टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के क्यू आई पी आई टी प्लस डी एफ बाई डी टी इसके बराबर है। एच जो है वो भी क्यू आई पी आई का फंक्शन है और टी का फंक्शन है, के जो है वो कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई और टी का फंक्शन है। और पुराने लैग्रांजियन के साथ आप लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, बराबर आ गया नया लैग्रांजियन प्लस एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों? इसलिए कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी कि आप ये कर सकते हो, कंपेयर किया आपने इक्वेशन 1 और 2 को, और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया और इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी विद, अब जाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा, एक फंक्शन है जो टी डिपेंडेंट है और वो आ गया आंसर। ठीक है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आंसर आया। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वहां से ये ऑब्टेन हुआ। दिस इक्वेशन होल्ड बिकॉज द लैग्रांजियन इज नॉट यूनिक। ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि लैग्रांजियन यूनिक नहीं है, क्योंकि लैग्रांजियन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू डॉट और टी पे। न्यू वेलोसिटीज चेंज होंगी, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, कुछ और बदलता जाएगा लैग्रांजियन। वन कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, इसलिए हमें इस लैग्रांजियन को इस कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ा एंड एड ए टोटल टाइम डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी एंड यील्ड द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें इसी वजह से ये जो लैग्रांजियन था पुराना, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ा और नया लैग्रांजियन जो था उसके साथ हमने एक और फैक्टर ऐड कर दिया, टोटल टाइम डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी, और इससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। इन जनरल द स्केलिंग फैक्टर लैम्डा इज सेट इक्वल टू 0। जनरली क्या किया जाता है कि लैम्डा को इक्वल टू, स्केलिंग फैक्टर लैम्डा इज सेट इक्वल टू 1, लैम्डा को 1 पुट कर दिया जाता है। अब ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें लैम्डा को 1 ना पुट किया जाए उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें लैम्डा को आपने 1 पुट नहीं किया और ये इक्वेशन होल्ड हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। df by dt को आपने रख लिया वैसे का वैसा, अदरवाइज प्रॉब्लम वुड बी रेंडर्ड ट्रिवियल एंड देयर वुड बी नॉट मच फ्रीडम फॉर द न्यू कैनोनिकल वेरिएबल्स टू डिफर फ्रॉम ओल्ड। ठीक है, df by dt तो हमें रखना ही पड़ेगा वरना प्रॉब्लम ट्रिवियल हो जाएगा। अच्छा, अब जो f है, f क्या कहलाता है? f को हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन है, और इसमें होता क्या है कि ये फंक्शन एक ओल्ड कोऑर्डिनेट का होता है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में या तो क्यू आई हो सकता है या पी आई हो सकता है। एक नया कैनोनिकल कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा है? या तो क्यू आई है या पी आई है। और टाइम डेरिवेटिव क्योंकि इसका इन्वॉल्व है तो टाइम भी इन्वॉल्व होगा। तो एफ जो है वो कैसा फंक्शन है? एक ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक न्यू कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है, और इसको हम कहते हैं ये जनरेटिंग फंक्शन है। अब ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसकी 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स कैसे होती हैं? क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज हो सकती हैं कि जिसके ऊपर ये डिपेंड करे, या तो पुराना क्यू आई ले लें और साथ में नया क्यू आई ले लें। ठीक है, एक ये सेट है जो इस फंक्शन में इंक्लूड हो सकता है। एक ये है कि पुराना क्यू आई लें, नया पी आई ले लें। तीसरा है पुराना पी आई ले लें, नया क्यू आई ले लें। चौथा है पुराना पी आई ले लें, नया पी आई ले लें। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस पे ये फंक्शन डिपेंड कर सकता है कि हम कौन सा चॉइस ऑफ वेरिएबल लें, हम कौन से वेरिएबल्स ले लें। तो इसके लिहाज से 4 किस्म के ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शंस हो सकते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कि पुराने से नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगी।
और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये गारंटीड है कि ये कैनोनिकल ही होंगी। अगर हम ये फंक्शन निकाल लेते हैं तो इस एफ पे के साथ रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हमेशा कैनोनिकल होंगी, ये याद रख लें, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इस एफ से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो कैसी होती हैं, कहाँ से आएंगी, किस तरह से आएंगी, क्या करेंगे हम, कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जनरेटिंग फंक्शंस कैसे हैं। और फिर हम फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जी ये जनरेटिंग फंक्शन अगर निकलता है तो कैसा निकलता है, किस सूरत में, किस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, इस किस्म की बातें हम डिस्कस करेंगे। आज मेरा ख्याल हमने काफ़ी ठीक ठाक किस्म का देख लिए। एक तो हमने देखा आयलर-लैग्रांज इक्वेशन कैसे निकलती हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल से निकलती हैं, और उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को अप्लाई किया और आयलर-लैग्रांज इक्वेशन निकाल ली। फिर हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल देखा, वो भी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से ही आया है। लीस्ट एक्शन के क्या मतलब है कि कम से कम एक्शन हो, कम से कम वर्क डन हो। और वो क्या था, एल का हमने कहा था कि एल जो है वो टी माइनस वी है, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रल T1 से T2 L dt, उसके अंदर वेरिएशंस जो हैं उनका सम इक्वल टू 0 होगा। और हैमिल्टन प्रिंसिपल की बेसिस पे हम आए हैं जनरेटिंग फंक्शन पे, और जनरेटिंग फंक्शंस हम निकालने लगे, ठीक है। तो इसके साथ ही अब हम अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे, और अगला लेक्चर जब भी हम पढ़ेंगे वो होगा सारा का सारा जनरेटिंग फंक्शंस पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जनरेटिंग फंक्शंस पे होगा, जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके मुतालिक उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको अलविदा कहते हैं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।